मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा 5वीं परिसर अध्ययन भाग 2 की पाठ्यपुस्तक हम ऐसे बने। तो बच्चों, कक्षा 5वीं की बात करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे परिसर अध्ययन भाग 2 यानी EVS पार्ट 2 की बात करेंगे, जिसमें आज का पाठ है स्थायी जीवन का प्रारंभ। 8वां पाठ स्थायी जीवन का प्रारंभ पार्ट 2 आज हम पढ़ने वाले हैं, यानी बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ पार्ट 2। यस बच्चों, पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, पार्ट 1 में हमने पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभ, इसको हमने देखा था। विशिष्ट कौशल और विविध व्यवसाय की बात हमने की थी। यस बच्चों, और उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे पारिवारिक सहयोग पर आधारित जीवन की बात करेंगे। आवासों की संरचना, गांव, रिश्ते नाते और परिवार को आज हम पढ़ पाएंगे, सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर FCGF मुंबई से। तो पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभ, जिस बच्चों ये हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे पार्ट 1 का। बच्चों, हमने देखा था पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभ यानी बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड एग्रीकल्चर। पशुपालन को हमने देखा था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, किस तरह से जानवरों को पालतू बनाया गया, इसकी चर्चा हमने पार्ट 1 में विस्तार से की थी। इसके बाद हमने कुत्ते, भेड़ बकरियां, गाय, बैल, भैंस आदि पालतू पशु मनुष्य के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी होते हैं, इसे हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, पारस्परिक सहयोग पर आधारित जीवन की बात करें। कम्युनिटी लाइफ बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन। अब गांव के किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज उपजाने लगे थे। इस बच्चों, इसके पहले हमने देखा कि किस तरह से मनुष्य जो है वो खेती करने लगा था। इसके संदर्भ में एग्रीकल्चर अर्थात खेती के संदर्भ में विस्तार से देखा था। हमने देखा था कि प्राचीन इजिप्ट में प्रचलित हल के संदर्भ में देखा। खेती लोगों के जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन बनी। इसके पहले हमने पार्ट 1 में विस्तार से देखा था। हमने देखा था विशिष्ट कौशल और विविध व्यवसायों की बात हमने की थी, स्पेशल स्किल्स एंड वेरियस ऑक्यूपेशंस की बात की थी। तो अब हम बच्चों बात कर रहे हैं कि किस तरह से गांव के किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज उपजाने लगे थे। इसके साथ ही कृषि के औजार बनाने, उनकी मरम्मत करने तथा अन्य कामों के लिए उन्हें कुशल व्यवसायियों की आवश्यकता थी। इस बच्चों, चूंकि अब उनके पास, चूंकि मनुष्य खेती करने लगा था, अनाज का उत्पादन करने लगा था, इसलिए अब उसके पास समय बचता था। हमने देखा था कि कृषि के कारण स्थिरता प्राप्त हुई और दीर्घ समय तक अनाज का संग्रह करना संभव हुआ। इसके कारण जो है, जो समूह की सभी आवश्यकताएं पूर्ण होती थी और बहुत सारा अनाज भी बचा रहता था, इसको भी हमने देखा था। इस बच्चों, हमने ये भी देखा था कि मनुष्य को अब धीरे धीरे ये उनकी कल्पना शक्ति के आधार पर नए कौशलों को विकसित करने हेतु समूह की कुछ स्त्री और पुरुषों को पर्याप्त समय भी मिलने लगा था। और यही कारण है बच्चों, कि अब कृषि के औजार बनाना, उनकी मरम्मत करने तथा अन्य कामों के लिए उन्हें कुशल व्यवसायियों की आवश्यकता थी। तो आवासों की संरचना की बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेज की बात करेंगे। ये हमने इसके संदर्भ में देखा। अगर हम यूं कहें, आपको थोड़ा सा हम पीछे ले चलें, इस संदर्भ की जो हम बात कर रहे थे, इसकी चर्चा यहाँ पर करना चाहें कि किस तरह से विविध वस्तुएं बनाने के लिए व्यवसायियों को दूर से कच्चा माल लाना पड़ता था और उनका मूल्य भी अनाज और वस्तुओं के लेन देन के रूप में अदा किया जाता था। फलतः क्या हुआ बच्चों, ये क्रय विक्रय हेतु विनिमय पद्धति रूढ़ हुई। यानी ये अगर हम बच्चों बात करें यहाँ पर बार्टर सिस्टम की, ये जो किस तरह से विनिमय पद्धति की बात समझ सकते हैं,
जब कच्चा माल, तैयार वस्तुएं, दैनिक उपयोग वस्तुएं आदि अन्य स्थानों से आयात करने की आवश्यकता अनुभव हो जाती, तब भी विनिमय की इस पद्धति का उपयोग किया जाता था। नमक की बात करें, नमक अति आवश्यक वस्तु है। अधिकतर गांवों को नमक बहुत दूर से लाना पड़ता था। नमक के व्यापारी नमक के बदले में प्राप्त वस्तुओं का भी व्यापार करते थे। ये भी हमको ध्यान रखना है कि किस तरह से नमक की हम बात कर रहे हैं। यस, कि नमक के व्यापारी नमक के बदले में प्राप्त वस्तुओं का भी व्यापार करते थे। तो नमक के व्यापार के कारण नवास युग के व्यापार का विस्तार होने में सहायता प्राप्त हुई। इसी तरह से बच्चों, अगर गांव के व्यापार और संसाधनों के वितरण की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए गांव के लोग एक दूसरे को सहयोग देते थे। तो इसीलिए हम पारस्परिक यहाँ जो सहयोग की अगर बात कर रहे हैं कि ये पारस्परिक सहयोग पर आधारित जीवन की हम बात कर रहे हैं, यानी कम्युनिटी लाइफ बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। ये इसकी किस तरीके से एक दूसरे के सहयोग की बात कर रहे हैं, और इसके लिए इस बारे में नियम भी बनाए गए। इन नियमों का पालन करवाने का दायित्व जिन पर सौंपा गया, उन्हें गांव के अधिकार पद प्राप्त हुए। ऐसे अधिकारियों पर गांव की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया। इस प्रकार गांव की शासन व्यवस्था का उदय हुआ। तो यहाँ पर जब बात कर रहे बच्चों पारस्परिक सहयोग की बात हुई, तो ये किस तरह से मनुष्य जब जहाँ पर पहले अपनी जो मूल आवश्यकता थी, जो प्राथमिक आवश्यकता थी सबसे पहले भोजन की, जब उसकी पूर्ति हुई तो देखा आपने कि जो पारस्परिक सहयोग की हम बात करें, कम्युनिटी लाइफ बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन की हम बात करें, और ऐसे में अगर यहाँ यूँ देखा जाए तो गांव की शासन व्यवस्था का उदय इसके कारण हुआ। और बच्चों, नवास युग के गांव के चारों ओर बांधे हुए परकोटों और खंदकों के प्रमाण पाए गए हैं। और ये जो परकोटे की बात करें, ये बाढ़ से तथा वन्य पशुओं और गांव के जो बाहरी पशु चोरों से गांव के संरक्षण के लिए बांधे गए थे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है बच्चों, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। हम आवासों की संरचना की बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेज की बात करने वाले हैं। नवास युग के प्रारंभ में चिकनी मिट्टी के आवास बांधे जाते थे। कालांतर में अनाज की विपुलता बढ़ी और फलस्वरूप क्या हुआ बच्चों, फलस्वरूप जनसंख्या बढ़ी और गांव स्थिर होते गए और फैलते गए। ध्यान रखना है कि किस तरह से गांव जो है धीरे धीरे स्थिर होते गए और फैलते गए। ये देखा कि कुछ समय के बाद कच्ची ईंटों के चौकोर मकान बांधे जाने लगे। कुछ मकानों में एक से अधिक कमरों का निर्माण भी दिखाई देता है। दो मकानों के बीच में बहुत दूरी नहीं हुआ करती थी। जलवायु की स्थानीय विशेषताओं के अनुसार मकानों की संरचना में स्थानीय परिवर्तन भी दिखाई देता है। तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि भूमि के भीतर के अवशेष और गोल खंभों के चिन्हों के आधार पर बनाए गए चौकोर मकान का एक काल्पनिक चित्र आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। राइट, ये जो स्क्रीन पर बच्चों आप देख पा रहे हैं ये चित्र, यस, तो आप देख सकते हैं कि भूमि के भीतर के अवशेष और गोल खंभों के चिन्हों के आधार पर बनाए गए चौकोर मकान का एक काल्पनिक चित्र आपके सामने यहाँ पर दिखाया गया है। यस, इसे आपको ध्यान रखना। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बलूचिस्तान के मेहरगढ़ की नवास मुगीन बस्ती का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों बलूचिस्तान के मेहरगढ़ की नवास मुगीन बस्ती का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे, इस जिन खंदकों की बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चारों ओर आपको जो खंदक दिखाई दे रहे हैं, इसका उद्देश्य यही था, ये जिसकी अभी हमने चर्चा की थी कि किस तरह से जो ये वन्य पशुओं या पर बाढ़ के दृष्टिकोण से या गांव के बाहरी पशु चोरों से गांव के संरक्षण होते, ये इस तरह से खंदक बनाए गए थे कि किस तरह से ये सुरक्षित रह सके। राइट, तो आपने ये भी देखा कि कुछ मकानों में एक से अधिक कमरों का निर्माण आपको दिखाई देता है। यस, कुछ मकानों में आपने देखा कि दो मकानों के बीच की दूरी अधिक नहीं होती थी, ये भी आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो बलूचिस्तान के मेहरगढ़ की जो नवास युगीन बस्ती की बात करें तो यहाँ पर आपको उसका चित्र दिखाई दे रहा है।
आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। गांव, रिश्ते नाते और परिवार की बात करते हैं, यानी विलेज सेटलमेंट एंड किनशिप एंड फैमिली की बात करते हैं। गांव, रिश्ते नाते और परिवार की बात करते हैं। मकानों तथा गांवों की संरचना के आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि संपूर्ण गांव के लोग सामान्यतः एक ही कुल के होते थे। राइट, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हमने चर्चा की थी इसकी कि यस की मकानों तथा गांव की संरचना के आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि संपूर्ण गांव के लोग सामान्यतः एक ही कुल के होते थे। ये भी आपको ध्यान देना है, अर्थात गांव के सभी लोग एक दूसरे के रिश्तेदार होते थे। राइट, इस अर्थ में संपूर्ण गांव एक फैला हुआ परिवार था और एक परिवार में रहने वाले सदस्य एक दूसरे के निकट के रिश्तेदार थे और वे गांव के विस्तारित परिवार के सदस्य भी थे। राइट, ये ध्यान रखना है। तो बच्चों, जिस मृत व्यक्ति को मकान अथवा मकान के आंगन में दफनाते थे, ये ध्यान रखना है बच्चों। इस नवास्म युगीन की अगर बात करें, ये उस समय अर्थात बच्चों नवास्म युगीन बस्ती की जो हम चर्चा कर रहे हैं, उस कालखंड में मृत व्यक्ति को मकान अथवा मकान के आंगन में दफनाते थे। परिवार से उस व्यक्ति का रिश्ता मृत्यु के बाद भी समाप्त न हो, यह उद्देश्य उसके पीछे रहा होगा। राइट, तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर अगर बच्चों बात करें कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसे मकान अथवा मकान के आंगन में ही दफना दिया करते थे। राइट, तो इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या हो सकता है? तो परिवार से उस व्यक्ति का रिश्ता मृत्यु के बाद भी समाप्त न हो, यह उद्देश्य उसके पीछे रहा होगा। राइट, तो ध्यान रखना है इसके पीछे का जो उद्देश्य है, इसके पीछे का उद्देश्य यही होगा कि मृत्यु हो जाने के बाद भी उस व्यक्ति का रिश्ता उस परिवार से, उस समाज से लगा रहे, बना रहे। शायद यही सोच रही होगी। इसी सोच के कारण जो है ये हमने देखा नवास्म युगीन की अगर हम बात करें, उस कालखंड में व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसे मकान अथवा मकान के आंगन में ही दफना दिया जाता था। तो इस तरह से बच्चों ये हम देख रहे थे कि किस तरह से मृत व्यक्ति को मकान अथवा मकान के आंगन में ही दफना दिया करते थे। राइट बच्चों, तो बच्चों आज हमने जो देखा, हमने सीखा, उसकी अगर हम एक क्विक रिव्यू की बात करें, राइट, तो हमने देखा कि विशिष्ट कौशल और विविध व्यवसायों की चर्चा जो है, जो कि हम पहले इस पाठ में कर चुके थे, पार्ट 1 में ही हमने देख लिया था। पार्ट 2 में आज हमने जो देखा पारस्परिक सहयोग पर आधारित जीवन की बात हमने की कि किस तरह से गांव के किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाने लगे थे तथा कृषि के औजार बनाने की बात करें, उसके मरम्मत करने तथा अन्य कामों के लिए कुशल व्यवसायियों की आवश्यकता हुई और इन व्यवसायियों को उनके काम के पारिश्रमिक के रूप में अनाज अथवा वस्तुएं दी जाती थी, जिनकी हमने चर्चा की। हमने ये भी देखा बच्चों कि गांव के व्यापार और संसाधनों के वितरण की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए गांव के लोग एक दूसरे के साथ किस तरह से सहयोग करते थे। ये बच्चों पारस्परिक सहयोग पर आधारित जीवन की बात हम कर रहे हैं। हमने ये भी देखा, ये आवासों की संरचना के संदर्भ में देखा कि नवास युग के प्रारंभ में किस प्रकार से चिकनी मिट्टी के आवास बांधे गए तथा कालांतर में अनाज की जो विपुलता बढ़ी, फलस्वरूप जनसंख्या बढ़ी, इस और गांव स्थिर होते गए और फैलते गए, इसकी चर्चा हमने की। मकानों के संदर्भ में भी हमने चर्चा की। गांव, रिश्ते नाते और परिवार के संदर्भ में हमने विस्तार पूर्वक देखा कि किस तरह से गांव के लोग, गांव के सभी लोग किस तरह से एक दूसरे के रिश्तेदार के रूप में होते थे और संपूर्ण गांव एक फैला हुआ परिवार होता था। हमने ये भी देखा कि एक परिवार में रहने वाले सदस्य एक दूसरे के निकट के रिश्तेदार होते थे और गांव के विस्तारित परिवार के सदस्य भी थे। और बच्चों आज इस पाठ में हमने अर्थात पार्ट 2 में लास्ट में देखा कि मृत व्यक्ति को मकान अथवा मकान के आंगन में दफना देते थे। क्यों दफना देते थे? उनके पीछे उनकी सोच रही होगी कि परिवार के उस व्यक्ति का रिश्ता मृत्यु के बाद भी समाप्त न हो, और यही इसके पीछे उद्देश्य रहा होगा। राइट, मृत्यु के बाद वाले जीवन हेतु मृत्यु के बाद वाले जीवन हेतु उपयोग में आएगी, इस कल्पना से
मृत व्यक्ति के साथ विभिन्न वस्तुएं भी दफनाई जाती थी। राइट, यानी मृत व्यक्ति के साथ कुछ वस्तुएं भी दफना दी जाती थी, क्योंकि इसके पीछे कल्पना थी कि मृत व्यक्ति के साथ विभिन्न वस्तुएं जो दफनाई जाती थी कि मृत्यु के बाद वाले जीवन में वे उपयोग कर पाएंगे। राइट, इस तरह की उनकी सोच थी। तो आइए बच्चों अब अभ्यास कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर एक कथन दिया हुआ है और आपको देखकर बताना है कि कथन सत्य है या असत्य। तो पहला कथन है, कृषि के कारण स्थिरता प्राप्त हुई। तो आप याद कीजिए बच्चों, इसकी चर्चा हमने की थी। यस, कृषि अर्थात खेती। तो कृषि के कारण स्थिरता प्राप्त हुई, तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा, कृषि के कारण स्थिरता प्राप्त हुई, इसकी चर्चा हमने की थी। यस, तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए, आपको उत्तर याद आ गया होगा। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। कृषि के कारण स्थिरता प्राप्त हुई, यह कथन बिल्कुल सत्य है। चलिए आगे दूसरा कथन ध्यान से देखिए। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताओ। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखो। ध्यान से देखिए कथन, नवाश्मयुगीन कालखंड में मिट्टी के बर्तन परिवार के पुरुष बनाते थे। याद कीजिए बच्चों, इसकी चर्चा हमने की थी। नवाश्मयुगीन कालखंड में मिट्टी के बर्तन परिवार के पुरुष बनाते थे। राइट, तो चलिए बच्चों, इसके पहले आपने पार्ट 1 भी अध्ययन किया हुआ है। राइट, जिसमें हमने विस्तार से चर्चा की थी, आपको याद आ रहा होगा। यस, कि जब मिट्टी के बर्तन बनाने की बात करें, मिट्टी के बर्तन मन के बनाने वाले जैसे कार्मिक निमित्त की बात हमने की थी। यस, नवाश्मयुगीन कालखंड में मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की वस्तुएं यस हाथ से बनाई जाती थी और परिवार का कौन व्यक्ति बनाता था, इसकी चर्चा हमने विस्तार से की थी। तो चलिए आपके सामने स्क्रीन पर एक कथन है, याद कीजिए। नवाश्मयुगीन कालखंड में मिट्टी के बर्तन परिवार के पुरुष बनाते थे। तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए, मुझे लगता है कि आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर मिलाइए, टैली कीजिए। ये उत्तर अर्थात ये कथन असत्य है। तो बच्चों ऊपर दिया हुआ है कि अगर कथन असत्य है, अगर कथन असत्य है तो परीक्षा में पूछा जाता है कि अगर कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखना है। तो चलिए इस कथन को सत्य करके कैसे लिखेंगे। तो याद कीजिए, कथन है नवाश्मयुगीन कालखंड में मिट्टी के बर्तन परिवार के पुरुष बनाते थे। ये कथन असत्य है, तो इसे सत्य करके लिखना है। तो इसे सत्य करके इस तरह लिखेंगे, अपना उत्तर मिलाइए। यस, नवाश्मयुगीन कालखंड में मिट्टी के बर्तन परिवार की स्त्रियां बनाती थी। राइट, तो ध्यान रखिए, सत्य कथन करके लिखना है आपको। नवाश्मयुगीन कालखंड में मिट्टी के बर्तन परिवार की स्त्रियां बनाती थी। राइट, तो ध्यान रखिए बच्चों, इस तरह से कथन को सत्य करके लिखना है। अगर कथन सत्य है तो आपको सत्य लिखना है, अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, कथन को एक बार फिर से सुन लीजिए। नवाश्मयुगीन कालखंड में मिट्टी के बर्तन परिवार के पुरुष बनाते थे, ये कथन था, और देखा आपने कि ये कथन असत्य था। फिर उसे सत्य करके लिखा गया, और सत्य करके इस तरह से लिखा गया, नवाश्मयुगीन कालखंड में मिट्टी के बर्तन परिवार की स्त्रियां बनाती थी। अब आइए बच्चों, इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। अगला कथन बच्चों, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखिए। अगला कथन है, गांव के किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज उपजाने लगे थे। तो बच्चों याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी कि मनुष्य किस तरह से नवाश्मयुगीन कालखंड की बात कर रहे हैं। यस, तो बच्चों नवाश्मयुगीन कालखंड तक मनुष्य इस खेती के संदर्भ की हमने विस्तार से बात की थी। तो उसके आधार पर एक कथन है, कथन को एक बार फिर से सुनिए और बताइए कि कथन सत्य है या असत्य। कथन है, गांव के किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज उपजाने लगे थे। याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी। तो यस बच्चों, आपको याद आ रहा होगा। तो चलिए अपने उत्तर को टैली कीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो गांव के किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज उपजाने लगे थे। यस बच्चों, इसकी चर्चा की थी हमने,
और इसी कारण से उन्हें अब समय मिलने लगा था कि ये कृषि के अलावा या कृषि से संबंधित और व्यवसाय वो क्या कर सकते हैं, ये इसलिए अब उनको समय मिलने लगा था धीरे धीरे। राइट, इसकी चर्चा हमने की थी। आइए बच्चों, इस क्रम में एक कथन और देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए स्क्रीन पर एक कथन और। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य है तो सत्य करके लिखिए। कथन है बच्चों, व्यवसायियों को उनके काम के पारिश्रमिक के रूप में पैसे दिए जाते थे। याद कीजिए बच्चों, क्या ये कथन सत्य है? व्यवसायियों को उनके काम के पारिश्रमिक के रूप में पैसे दिए जाते थे। क्या ये कथन सत्य है? तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा, इसकी भी चर्चा हमने की थी। यस, आपको याद आ रहा होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। असत्य, यानी ये कथन भी असत्य है। तो अब आप सोचिए कि ये कथन असत्य क्यों है। यस, फिर से सुनिए। व्यवसायियों को, ध्यान से देखिए, व्यवसायियों को उनके काम के पारिश्रमिक के रूप में पैसे दिए जाते थे। ये कहा गया है, पैसे दिए जाते थे। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा कि व्यवसायियों को उनके काम के पारिश्रमिक के रूप में, यानी जब वो काम पूरा कर लेते थे तो उन्हें मेहनताना के रूप में, यानी जो उन्होंने परिश्रम किया है, तो क्या पैसे दिए जाते थे? जिस बच्चों उसमें पैसे दिए जाते थे? नहीं, यानी इसीलिए कथन असत्य है। तो इसे सत्य करके लिखना है। तो किस तरह सत्य करेंगे, ये देखिए, इस तरह से सत्य करके लिखना है। तो इस तरह से सत्य कथन करके लिखना है, व्यवसायियों को उनके काम के पारिश्रमिक के रूप में अनाज अथवा वस्तुएं दी जाती थी। ये बच्चों तो आपको याद होगा, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, बार्टर सिस्टम जिसे कहा जाता था। तो इस तरह से व्यवसायियों को उनके काम के पारिश्रमिक के रूप में अनाज अथवा वस्तुएं दी जाती थी। इस तरह से बच्चों आपको कथन को सत्य करके, अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना होता है। चलिए बच्चों एक कथन और देख लेते हैं। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य है तो सत्य करके लिखिए। क्रय विक्रय हेतु विनिमय पद्धति रूढ़ हुई। इस बच्चों, क्रय विक्रय अर्थात सामान को यस खरीदना और बेचना, इसके लिए विनिमय पद्धति रूढ़ हुई। इस बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। यस बच्चों, आइए लास्ट में कथन और देख लेते हैं। मृत व्यक्ति को मकान अथवा मकान के आंगन में दफनाते थे। बच्चों याद कीजिए, नवाज़-ए-मुगीन कालखंड में हम बात कर रहे हैं। यस, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती थी तो उसे मकान अथवा मकान के आंगन में ही दफना देते थे। क्या ये कथन सत्य है? तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा। यस, तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। यस बच्चों, तो मृत व्यक्ति को मकान अथवा मकान के आंगन में दफना देते थे, कथन बिल्कुल सत्य है। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपने स्थायी जीवन का प्रारंभ यानी बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ पार्ट 1 और पार्ट 2 आज हम पूरा कर रहे हैं। पार्ट 1 आपने पहले पढ़ा था, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने इसे अच्छी तरह से समझ लिया है। इस बच्चों तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने इसे अच्छी तरह समझ लिया है। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बच्चों खूब परिश्रम से, खूब मेहनत से पढ़ना है तथा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ओके बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।